हाँ, एक कॉन्जुगेशन पढ़ा दिया था मैंने, दैट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन, है ना। दूसरे कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, सेकेंड कॉन्जुगेशन। देखो इधर सेकेंड कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करते हैं, समझना आप बहुत अच्छे से। सेकेंड कॉन्जुगेशन होता है बच्चों पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अब पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन कैसे होगा, या फिर पहले ये वाला समझ लो, पाई बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये लिखा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारा ऐसा, ये बात समझ में आया। इस ऑक्सीजन का अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखता है, sp3, लेकिन इसके sp3 में दो लोन पेयर्स होंगे, दो लोन पेयर्स मतलब दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनके पास लोन पेयर होगा। लोन पेयर के पास ये फैसिलिटी होती है सिर्फ लोन पेयर के पास कि वो अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज से अनहाइब्रिडाइज कर सकता है अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो, अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर वाले एक ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज कर लेगा। बात समझ में आया। सिर्फ इसी के पास ये फैसिलिटी होती है, लोन पेयर वाले के पास, लोन पेयर के पास, ऐसा नहीं ऑक्सीजन वाले पे किसी पे भी। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बचेगा वो हाइब्रिडाइजेशन कितना बचेगा, sp2। समझ में आया। तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण हम रेजोनेंस के कारण हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो सकता है। क्लियर है। अब यहां पर दो नए पी ऑर्बिटल्स पैरेलल आ गए, दो नए पी ऑर्बिटल्स अगर पैरेलल आ जाएंगे क्या होगा, ये पुराना टूटेगा तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे कितने रहेंगे, जीरो, इस पे जीरो रहेंगे तो इस पे कितने रहेंगे, दो, टूट जाएगा ना, टूटने पे दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, तो ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो इधर ये 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 दो इलेक्ट्रॉन, ये जीरो और ये दो, ये ऐसा। और यहां पर इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया इधर दिया तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और ऑक्सीजन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दैट इज रेजोनेंस। समझ गए क्या कहा मैंने। इसी तरीके से नेक्स्ट रेजोनेंस होता है बच्चों पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। अब सी डबल बॉन्ड सी और ये CH2 नेगेटिव, क्लियर है। इसमें भी हाइड्रोजन्स होंगे। ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारे लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को कैसा कर लेगा, अनहाइब्रिडाइज, अनहाइब्रिडाइज कर लेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन है, इस पे दो हैं तो इस पे जीरो, जीरो तो इस पे दो, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, C नेगेटिव और ये C नेगेटिव और ये C डबल बॉन्ड C। बात समझ में आया। लोन पेयर वाला ऑर्बिटल अगर रेजोनेंस कर रहा है तो वो अनहाइब्रिडाइज ही होगा, तभी रेजोनेंस कर पाएगा, नहीं तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ कॉन्जुगेशन की, फोर्थ कॉन्जुगेशन होता है बच्चों पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन।
ऑक्सीडेशन, देखो जरा यहां पर C डबल बॉन्ड C और ये C डबल बॉन्ड C और ये CH2 पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल, और ये तो ऑलरेडी sp2 होता है, ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड होता ही है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। बच्चों एक बात बताओ, ये 0 इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितने होंगे? 2, इस पर कितने होंगे? 0, क्योंकि ये वाला टूट जाएगा। तो यहां पर इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये तो कुछ भी नहीं आएगा, पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। आ रहा है सभी को समझ? अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C और ये NMe3 पॉजिटिव लिखा है, तो हमको ये लगता है कि जैसे कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल था, रेजोनेंस कर दिया, ऐसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव का मतलब भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा और रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, डज नॉट कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल, डज नॉट कंटेन, क्योंकि इनके पास डी नहीं होता ना। ये CS3, ये CS3 और ये CS3, बोलो यार, है ना? तो ये नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, अब डी है नहीं तो बैलेंस सेल में ऑक्टेट एक्सपेंड कर नहीं सकता, है ना? तो नाइट्रोजन, आज से मेरी बात याद रख लो, कभी भी नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज देखे और सिंगल 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 बॉन्ड बना रखे हो, कोई भी डबल बॉन्ड ना बना रखा हो, तो उसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। नाइट्रोजन सिंगल 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 बॉन्ड बना रखे हो सारे और पॉजिटिव चार्ज आ रखा हो, तो उसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। समझ गए? तो उसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो इसके अंदर नो रेजोनेंस, तो इसके अंदर नो रेजोनेंस। देखो इधर C डबल बॉन्ड C और H2O पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अब इसके पास एक लोन पेयर तो है, लेकिन ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर एक साथ नहीं दे सकता, तो उसकी तो बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर कभी भी सिंगल बॉन्डेड में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके अंदर भी नो रेजोनेंस। सिंगल बॉन्डेड में पाई बॉन्ड आ रहा है तो बात अलग हो जाएगी, फिर अभी मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, समझ में आया? लेकिन अगर मान लो मेरे पास लिखा है P Me3 पॉजिटिव, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कौन सा? डी हो जाएगा, तो इस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट होगा तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ये हमारा ऐसा कुछ बना देगा। बात समझ में आया? ये और ये समझ गए? तो ये हमारा खाली है, ये भरा होना चाहिए, तो ये खाली, तो ये C पॉजिटिव हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड P और ये क्या आ जाएगा? Me3। क्लियर है क्या कहा मैंने? समझ गए ना? लिखेंगे पहले इतना। हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तभी तो लोन पेयर वाला आया है। नहीं, ये तो देने के बाद में इसने ये इलेक्ट्रॉन पहले अकेले ऑक्सीजन पर रखे थे, अब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। कार्बन ने नहीं दिया इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं दिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, वो एक्चुअल में शेयरिंग, हाँ ठीक है कह सकते हो, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ यही मान लो। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, इस जगह आए, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह आए, जिसमें नेगेटिव था, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। अब इस कार्बन ने के जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो किसको मिल गए, वो इस कार्बन को मिल गए, तो इस पर दोनों एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया ना, खुद का एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का मिल गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम्म, हाँ वो सिंगल ऐसा सोच सकते हो, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, हाँ सोच सकते हो, ऐसे ही सोचेंगे आगे, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसे तो बताना ही पड़ेगा ना, ये वाली बात है। चलें, चलें क्या, क्या ये याद रखना है कि कभी भी नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो कभी रेजोनेंस नहीं करेगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा उसके अंदर। सेम इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड्स हैं और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सिंगल बॉन्ड्स के साथ में, तो वो कोई रेजोनेंस नहीं करेगा। बस इतना सीख लो कि रेजोनेंस नहीं करेगा, वो अपने आप समझ में आएगा आगे, क्योंकि उस पर ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो रेजोनेंस कैसे होगा। हाँ तो प्लस चार्ज का मतलब वो हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कार्बन के प्लस चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्लस चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। चले आगे, अब देखो नेक्स्ट, पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। अब पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में जैसे ये लिखा हुआ है CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड BH2, ठीक है, ये लिखा है। अब एक बात समझ लो आप, जैसे बोरॉन है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 ये होता है। तो यहां पर ये हो गया हमारे पास 2s और ये हो गया हमारे पास 2p। तो ये हमारा बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए होंगे एक्साइटेड स्टेट में। बोरॉन पे हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है न्यूट्रल फॉर्म में, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये हमारा ऐसा कुछ और ये बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर है? तो इस पे 0 इलेक्ट्रॉन तो इस पे 2, इस पे 2 तो इस पे 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? BH2। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन कैसे क्या होता है? देखो इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, लेकिन 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर को वो अनहाइब्रिडाइज कर लेगा और इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ये भरा ऑर्बिटल और ये खाली ऑर्बिटल रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस करेंगे तो इसके अंदर ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव आ जाएगा। आपसे मैंने बोला ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड्स के साथ पाई बॉन्ड आएगा तो रेजोनेंस होगा। या नाइट्रोजन के साथ भी यही कहानी है, समझ में आया? और इसी को बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। बैक बॉन्डिंग क्या था? इंट्रामोलिकुलर लोएस एसिड बेस इंटरेक्शन, समझ आया? नेक्स्ट, पाई बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये हमारे पास CH2 रेडिकल है, CH2 रेडिकल होगा तो ये आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया ऐसा। तो इसके अंदर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? अब यहां पर होगा क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इसके अंदर समझना जरा मेरी बात को, कि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मिलके दोनों पे 2 होने चाहिए ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पे एक एक आ जाने चाहिए, दोनों पे एक एक आ जानी चाहिए। तो ये हमारा रेडिकल हो जाएगा और ये हमारा C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। हाइड्रोजन्स तो रही होंगे, हाइड्रोजन से कोई लेना देना है नहीं, बात समझ में आया? लेकिन इस तरीके के बॉन्ड तभी तोड़ना जब पहले से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बॉन्ड टूटेगा। लिखेंगे, अरे पहले यहां लिखो यार, हाई टेम्परेचर रिएक्शन में होता है, रेजोनेंस में थोड़ी होता है।
NA टाइप के रेजोनेंस होते हैं, बात समझ में आ रही है ना। एक पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है, बाकी के 6 होते हैं जो मैंने आज सिखाए हैं। अब एक दो लाइन लिखो, लिखो atomic arrangement must remain same. Atomic arrangement must remain same in all the resonating structures. Atomic arrangement must remain same in all the resonating structures. That is the movement of only electrons is allowed. That is the movement of only electrons is allowed. Only electrons is allowed. Next point लिखो, lone pair gets converted into bond pair. Lone pair gets converted into bond pair and bond pair gets converted into lone pair and bond pair gets converted into lone pair into lone pair. समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the total number of unpaired electrons must be same. The total number of unpaired electrons must be same in all the resonating structures. In all the resonating structures. Unpaired electrons must remain same in all the resonating structures. देखो जरा, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके अंदर हमने ये रेजोनेंस था, हमने दो के उससे इलेक्ट्रॉन तोड़े थे। मान लो इसके अंदर कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको? 0, है ना। अब जैसे मान लो ये नया बॉन्ड बने तो पुराने वाले सब एक 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 ऐसे टूट जाएं। अगर ये ऐसे टूट जाएंगे तो ये हमारा CH2 रेडिकल, ये हमारा CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा CH2 रेडिकल, ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमेन सेम। पिछला वाला जो मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला रेजोनेंस सिखाया था उसमें क्या सीखा था हमने? पहले एक इलेक्ट्रॉन था तो बाद में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था। समझ में आया ना? लिख लेंगे। कैसा? पॉजिटिव पहले से है और अगर उस पर नेगेटिव आ रहा है उसी एटम पे तो 0 मान लिया जाएगा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा, लेकिन उससे कोई लेना देना थोड़ी है। वो ओवरऑल मॉलिक्यूल का 0 होने का मतलब है बाहर नहीं दिखाएंगे हम उसे, लेकिन मॉलिक्यूल तो पोलर होगा ही ना। अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन का चार्ज से क्या लेना देना? अनपेड इलेक्ट्रॉन का चार्ज से क्या लेना देना बताओ तुम मेरे को। इसमें चार्ज का कोई लेना देना थोड़ी। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो अपने ही इलेक्ट्रॉन लेने से आता है बॉन्ड में से, चार्ज से थोड़ी आएगा। समझ गए? चले आगे।
अब देखो टोटल हमने कितने टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़े हैं? 7। उसमें एक बात समझो आप, फॉर ओनली पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन के अंदर C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है? पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। अब अगर ये कॉन्जुगेशन होगा तो ये आप मान लो ऐसा कुछ कॉन्जुगेशन अगर कर देते हो, देखो इधर ये हमारे नए बॉन्ड बनेंगे 2, ये 2 नए बनेंगे, पुराने टूटेंगे, 2 0 2 0 2 0, ऐसा कर दें। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये हमारा C पॉजिटिव आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C आएगा और ये O नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा तरीका क्या है? 0 2 0 2 0 2, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये हमारा सॉरी ये नेगेटिव आएगा और C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, और ये हमारा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बात बताओ, ऑक्सीजन के होते हुए कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? कभी नहीं खींच सकता। वो जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो बैक बॉन्डिंग के कारण आ रहा है, और वही एक सिंपल केस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तो बैक बॉन्डिंग के कारण आ जाए या फिर रेजोनेंस के कारण आ जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के होते हुए ऑक्सीजन के होते हुए कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्या? नहीं खींच पाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा अभी मैं सिखाऊंगा सबसे ज्यादा स्टेबल नॉन पोलर वाले होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड हो गया, और सेकंड तो होगा ही नहीं। ये बात समझ में आया? तो पता है आपको पाई पाई कॉन्जुगेशन के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is from flow of electron is towards more electronegative atom, more electronegative atom। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस साइड फ्लो करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। समझ गए क्या कहा मैंने? तो पाई पाई कॉन्जुगेशन के लिए इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे हमेशा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जैसे पाई पाई कॉन्जुगेशन है तो आप ऐसा वाला नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड ही होगा। मींस इस तरीके से ही तोड़ना पड़ेगा, 2 0 2 0 2 0। समझ गए? ये तो हुआ पाई पाई कॉन्जुगेशन के लिए। टोटल कितने सिखाए थे? 7। अब कितने बचे? 6। तो फॉर अदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, अदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है? अब मेरे को यहां पर यह भी बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद लोन पेयर ऑन न्यूट्रल एटम, लोन पेयर ऑन न्यूट्रल एटम। उसके बाद पाई बॉन्ड, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। ये बाकी के 6 कॉन्जुगेशन के लिए। जैसे C डबल बॉन्ड C और ये OH होता, कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर, अदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां? हाई से लो। हाई से लो मतलब लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। तो लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 0 2, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही होगी उस साइड
नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और अगर वो पहले से पॉजिटिव होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? किसी को भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C और ये CH2 पॉजिटिव, क्या होगा? समझ गए? ये कहानी है, लिख लें। थर्ड एग्जिस्ट ही नहीं, क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या? सेकंड और लिखें जल्दी से। हाँ, कितने हैं? नहीं, लास्ट में नहीं होंगे। हाँ, बस ये लास्ट में नहीं, लास्ट के ये सब सही होंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, वो बोलो। रेस से अभी कौन कौन से दिए थे मैंने इस टेस्ट में, वो बता देना बस मेरे को। एलन की इनऑर्गेनिक। वन 120।
12 ठीक है, अब तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो उधर। तो ये हमारी बात हुई कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे, कहाँ, कैसे होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं बच्चों। मैंने आपको सिखाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है। तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड को ज्यादा बनाएगा और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड को कम बनाएगा? लिखो एक लाइन, लिखो एक लाइन। contribution of resonating structures to resonance hybrid समझ पा रहे हैं? एक लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन और लिखो एक, more stable resonating structure contributes more to resonance hybrid इसका मतलब हम इनडायरेक्टली कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी आपस में स्टेबिलिटी क्या होगी। ये बात समझ में आया? पहला पॉइंट लिखो, non-polar resonating structure is more stable than polar resonating structures देखो इधर, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये लिखा है। और आपने इसका, ये हमारा CH2 नेगेटिव आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये हमारा, ये क्या आ जाएगा? CH2 पॉजिटिव, है ना। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। यहां पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा नॉन पोलर वाले की स्टेबिलिटी पोलर वाले से ज्यादा होगी। क्लियर? लिख लें। इसमें तो कहीं भी हो सकता है, अभी मीजोमर का इफेक्ट आएगा उसमें और पता चलेगा। नेक्स्ट लिखो, स्ट्रक्चर हैविंग more number of covalent bonds, structure having more number of covalent bonds more number of covalent bonds more number of
कोवेलेंट बॉन्ड्स और structure having complete octet of all the atoms, having complete octet of all the atoms is more stable. ये वाला जो सेकंड वाला रूल है ना, ये सिर्फ इस रेजोनेंस के लिए है। ये लिखा था, इसके अंदर रेजोनेंस हुआ, ये रेजोनेंस होके C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये C ऐसा आ जाएगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा, क्योंकि अकेला यही एक ऐसा रेजोनेंस है जिसमें कोई बॉन्ड टूटता नहीं है और सिर्फ नया बॉन्ड बनता है। बाकी जितने भी रेजोनेंस है उनके अंदर बॉन्ड टूटेगा और बनेगा। तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसी में आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सबके अंदर एक टूटता है एक बनता है। ये बात समझ में आया? ये सातों में से सिर्फ यही एक ऐसा रेजोनेंस है जिसके अंदर से बनता है बॉन्ड, टूटता नहीं है। समझ में आया? तो सेकंड रूल तो मेनली इसी के लिए हो गया। क्लियर है? लिख लें। और पोलर तो दोनों ही है। क्या? ये बोल रहा है कि अगर कभी भी मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बोला गया है इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom, negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom tends to be more stable, देखो इधर, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है C डबल बॉन्ड C और ये O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C और ये O नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? C नेगेटिव आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों ही पोलर हैं, ये दोनों ही पोलर हैं। आप इसमें फर्स्ट रूल लगाओ, नहीं लगेगा, दोनों ही पोलर हैं। सेकंड रूल भी नहीं लगेगा, थर्ड रूल पे ही जाना पड़ेगा। थर्ड रूल पे जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, लिख लें। चलेंगे नेक्स्ट लिखो, लास्ट। एज द सेपरेशन बिटवीन क्या लास्ट पॉइंट 3 सिखा दिए ना, चौथा पॉइंट। एज द सेपरेशन बिटवीन
unlike charges, as the separation between unlike charges increases, as the separation between unlike charges increases, stability decreases, stability decreases, stability decreases, and vice versa, and vice versa. देखो इधर फोर्थ पॉइंट सीखते हैं. जैसे ये लिखा है और ये है OH है, ठीक है, इसको फिनॉल कहा जाता है, इतना तो जानते ही होंगे, है ना. 12th पास आजकल ऐसे ही हो जाता है, लेकिन फिर भी, है ना. तो यहाँ पर ये फिनॉल है. बेंजीन के सबसे लास्ट वाले पाई बॉन्ड से देखो, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर, तो अदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा. डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. इसके बाद क्या होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है. फिर ऐसा, आ रहा है समझ, अरे बोलो, कोई दिक्कत. उसके बाद लास्ट क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये ऑक्सीजन वापस ले लेगा, तो ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये आ जाएगा, ठीक है. अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है. बच्चों फर्स्ट और फिफ्थ अलग होंगे या सेम है, सेम है, अलग अलग है, पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है. समझ में आया, ये बात को याद रखना. अब मैं चलता हूं स्टेबिलिटी के पास. स्टेबिलिटी के पास चलूंगा तो सबसे पहले पता है स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कैसे निकाली जाएगी. सबसे पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं. सबसे नीचे से मतलब सबसे पहले नॉन पोलर पोलर से, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसी को देंगे. तो पहला रूल लगाने से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो रही है, फर्स्ट और फिफ्थ की, और दोनों की सेम हो जाएगी क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं. उसके बाद आप सेकंड रूल लगाओ इन तीनों के लिए. ये दोनों की बात तो खत्म, इन तीनों के लिए नहीं लगेंगे ये सेकंड रूल. थर्ड रूल भी नहीं लगेगा. फोर्थ रूल लगेगा. अनलाइक चार्जेस के बीच में सेपरेशन बढ़ा, स्टेबिलिटी घटी. ये बात समझ में आया. और इन दोनों में सेपरेशन सेम जगह पे है, जितना ये उतना ही है, तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, और फिर थर्ड आ जाएगा. ये कहानी है. क्लियर है, लिख लें.
ऐसे देखो कोई भी कंडीशन बनाएंगे और उसका कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकते। कंपैरिजन हम जिनका कर सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में उन्हीं का कर पाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी बना देंगे और हम कंपैरिजन कर लेंगे। अगर मेरे पास कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने को आएगा तो सब मैं ऐसे रूल्स सबसे पहले पहला लगाऊंगा, पहला नहीं लगा तो दूसरा लगाऊंगा, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा, और तीसरा नहीं लगा तो चौथा। मान लो दूसरा और तीसरा दोनों लग रहा है तो हम किसके रूल के अकॉर्डिंग आंसर देंगे? सेकंड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन लिख लो। अच्छा मान लो चारों ही रूल नहीं लग रहे, मान लो चारों ही रूल नहीं लग रहे, ठीक है, तो फिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कैसे देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से? जैसे पॉजिटिव चार्ज के बगल में कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा दिया और निपटाएगा इसको, तो ये कैसा हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? या फिर नेगेटिव चार्ज के बगल में प्लस आई लगा दिया, तब भी यही होगा। समझ में आ रहा है? और अगर लोन पेयर रिपल्शन दिख गया, सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में देखते हैं हम, ये लोन पेयर रिपल्शन हो गया, तब भी ये स्पीसीज हाईली अनस्टेबल। अगर ये चारों रूल नहीं लगे तो इन तीनों में से कुछ लग रहा होगा। समझ गए? अगर ये चारों रूल नहीं लगे तब ये तीन में से लिख लें। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप आपको क्लिक होगा, चारों रूल नहीं लग रहे तो आंसर कैसे दें? तो फिर हम इंडक्टिव से देंगे। चले क्वेश्चन लिख लो। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंपेयर स्टेबिलिटी। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंपेयर स्टेबिलिटी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंपेयर स्टेबिलिटी। सबसे पहले करें
लिख लिया? देखो फर्स्ट वाला पाई, ये तो मैंने कराई दिया वैसे, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या आ जाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है। स्टेबिलिटी फर्स्ट की, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड को किसने ज़्यादा बनाया होगा, फर्स्ट ने। क्लियर है? ज़्यादा मतलब ये 60%, ये 40, ये 55, ये 45, ऐसा कुछ। यहाँ पर ये हमारा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो कोई रूल काम करेगा ही नहीं, तो दोनों की स्टेबिलिटी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की स्टेबिलिटी कैसी होगी, सेम होगी। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। स्टेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड में, आप एक बात बताओ, फर्स्ट रूल लग नहीं रहा, सेकंड लग नहीं रहा, थर्ड लग नहीं रहा, फोर्थ लग नहीं रहा, इंडक्टिव लगेगा। ये कार्बोकैटायन मिथाइल के बगल में लगा है, प्लस आई शो करेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला। समझ गए? अरे समझे? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी रूल नहीं लग रहा, तो इंडक्टिव से नेगेटिव का बगल में मिथाइल लगा है, तो ये क्या कर रहा होगा, डी स्टेबल। तो आंसर क्या आ जाएगा, अरे क्लियर है? समझ गए बच्चों? फिफ्थ तो कर ही लेंगे, फिफ्थ में तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। CH3 ये O, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये पॉजिटिव। क्लियर है? समझ गए है ना? स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा, कौन सा रूल लग जाएगा, समझ गए? यहां पर आ जाओ, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा। बेंजीन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा रेजोनेंस के। बात समझ में आया? बेंजीन मैंने सिखाया भी था आपको कि ये हमारा ऐसा कुछ होता है ना, ये तो जैसे मान लो पहले अगर ये बन रखा है, तो अब डायरेक्टली ये इधर, ये इन दोनों में, ये इन दोनों में लिख लें। और दोनों की स्टेबिलिटी कैसी होगी, सेम। दोनों की स्टेबिलिटी सेम। क्यों? पहले कौन सा रूल लगाओगे, सेकंड लगाओगे ना, तब थर्ड पे जाओगे। इसमें सेकंड ही लग रहा है तो थर्ड पे मैं जाऊंगा ही नहीं।
यही तो मैंने बोला, सेकंड और थर्ड दोनों लगेंगे तो हम सेकंड के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ठीक है ना, चलो अब बॉन्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। 12th नीट वाले जा सकते हैं, बॉन्डिंग का एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं। लिखना है क्या? हाँ लिख लो, क्यों टेंशन ले रहे हो, यही तो एक फायदा है डिजिटल बोर्ड का। चलो एक्सरसाइज 2 निकालो बॉन्डिंग में। ट्वेल्थ वालों का वो आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह और लेसांगने मेथड, वो दोनों आएगा पेपर में, याद रखना। हाँ तो जितना हुआ है उतना आएगा ना, थोड़ा सा ही तो बचा है, वो क्वालिटेटिव ही तो बचा है, बस जितना बचा है वो नहीं आएगा। हाँ प्यूरिफिकेशन के अलावा सब आएगा, ये बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में है क्या? 2 क्वेश्चन बताओ। लाओ। हाँ अरे बाद में बात करना। इक्विलेटरल शेप, इक्विलेटरल, ये तो ऐसा कुछ टर्म, नया ही टर्म है, इसका कोई लेना देना दिखता नहीं मुझे। आंसर क्या है? DSP2 है क्या? आंसर क्या है? DSP2 है, देखो जरा। हाँ याद ही रखो, कुछ इसका बेसिक मतलब नहीं है। वैसे भी आया भी वो शायद बहुत पुराना दिख रहा है मेरे को, 88 में होगा कुछ। हाँ एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं। हाँ तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनता, मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं तो एक नॉर्मली बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 टफ होती है, उसमें डाउट ज़्यादा आते हैं। बच्चों 1-2 बातें मैं बता देता हूँ आपको तब तक। जैसे मैंने, यार ये पीछे गेट लगाओ, जैसे घरों में भी जाते हैं तो गेट खोल के चले जाते हैं क्या? हाँ अरे घर में अगर रूम से बाहर जा रहे हैं तो देखो इधर, अगर मान लो जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ इंटरेक्शन सिखाया था, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा बताया था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन होता है? आयन डाइपोल, बताया है ये? चलो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे Na पॉजिटिव और CsCl3, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। एक चीज और बता देता हूं, जैसे अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, ये क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, इनका मतलब ये होता है जब हमारा परसेंटेज कैरेक्टर अलग अलग आ रहे हो। मेनली ऐसा कहां कहां होगा? sp3d में होगा और sp3d3 में हो रहा होगा। sp3d में एक्सियल में परसेंटेज एस कम होता है, इक्वेटोरियल में ज्यादा होता है, और sp3d3 में
sp3d3 में उल्टा हो जाता है, क्योंकि sp3d3 में एक्सियल में 90 होता है ना, और इक्वेटोरियल में कितना होता है 72। क्लियर है, समझ गए। जैसे SF4 है बच्चों, जैसे SF4 है, देखो इधर SF4 में सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि sp3d आ गया, तो इक्वेटोरियल एक्सियल वाला कंसेप्ट आ गया, तो सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं होंगी, ये बात याद रखें। चलो अब बताओ मेरे को क्वेश्चंस, लाओ एक्सरसाइज 1 में भी जो पूछना है पूछो, लाओ मॉड्यूल दो मेरे को। हाँ पीछे से दे दो, जहाँ पे 2 मॉड्यूल हों वो दे दो। आगे आके बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, कोई टेंशन थोड़ी है। उसे निकल तो जाने दो। सिमेट्रिकल मतलब तो एक जैसा होता है। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन पूछ लो तुम। ये कौन सा मॉड्यूल है, नया पुराना? ठीक है चलो वो मैं देख लूंगा। हाँ बताओ तुम। एक्सरसाइज 1 का 35। हाँ क्वेश्चन क्या है, पढ़ना है स्टार्टिंग। अच्छा 29 तो चलो मैं बता देता हूँ, आसान है। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग 29 के बाद, अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर सिमेट्रिकल। देखना जरा, कई बार लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। जैसे AXEF6 है, चाहिए XEF4 है। बात मत करो यार, बात मत करो। 30 मतलब नई का 35 है, पुराने का 30 है। D NH4 पॉजिटिव। मेरे को क्या लगता है ना, सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक जैसा, तो एक जैसा स्ट्रक्चर। एक जैसा स्ट्रक्चर में NH4 पॉजिटिव में सारी चीजें एक जैसी ही होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? NH4 पॉजिटिव में सारी चीजें एक जैसी ही हो रही होंगी, तो एक तो मुझे D दिखता है। उसके बाद में एक A आता है और एक C आता है। तो अगर मुझे XeF6 तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, लोन पेयर, उसमें नहीं होगा। C भी नहीं हो पाएगा, लोन पेयर एक आ जाएगा, XeF4 हो जाएगा, तो A और D आ जाएगा। तो कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सोचने पड़ेंगे, है ना। ये तो नीट में भी हो सकता है आपके साथ। और बोलो। हाँ तुम कौन सा 29? ये आसान है यार, ये क्यों पूछ रहे हो तुम? इसमें क्या दिक्कत है? BF3 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 और NH3 का हाइब्रिडाइजेशन P3 sp3। तो जब बैक बॉन्डिंग कर रहा है वो, मतलब यहाँ पर जब ये ऐसा कुछ हो रहा है, ये NH3 है और ये BF3 है, ये ऐसा हो रहा है, तो बोरॉन नया सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, नया सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हाँ चेंज हो जाएगा बोरॉन का, लेकिन नाइट्रोजन का चेंज नहीं होगा। खत्म हो गई बात। और बोलो। एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट है? 60 क्या क्वेश्चन पढ़ो। अरे यहाँ कहाँ ढूंढूं मैं? हाँ ठीक है, मिल गया 55। देखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, इसका मतलब तो 2 हो गया। नो पी पाई बॉन्ड, इसकी बात कर लेते हैं। नो पी पाई बॉन्ड बट एज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू डेट ऑफ O2। एक बात सोचो, बेसिक लॉजिक सोचो। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना भी नहीं है, मान लो मेरे को बहुत जल्दी आंसर लगाना है, सिर्फ पेपर में बहुत कम समय बचा है, नेगेटिव वाले कोई नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव वालों में होगा रेजोनेंस,
और रेजोनेंस होगा तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच में आएगा, कभी भी एग्जैक्टली 2 तो आ ही नहीं सकता। अरे निकाला है हमने बॉन्ड ऑर्डर, PO4 3 नेगेटिव है, तो PO4 3 नेगेटिव के अंदर क्या होता है, समझ में आया? तो इसका आंसर कौन सा होगा, XeO3। समझ में आया? अब XeO3 मान लो मुझे डिटेल में भी करना है, चलो तुमको और सिखा देते हैं। XeO3 डिटेल में भी करना है, तो जिनोन ये रहा, ये ऑक्सीजन, और 6 बॉन्ड बनाए होंगे, तो लोन पेयर एज इट इज रख दो। ऑक्सीजन ने 3 तो सिग्मा, ये पाई, खत्म हो गया, हो गया। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है तो 2 ही रहेगा ना। हाँ, अब आ गया, अब बोलो एक्सरसाइज 1 का। O3 में तो O3 ये होता है, O डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2। हाँ 103 क्या कह रहा है, KF कंबाइंस विद HF, KHF2 होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बताया होगा मैंने, नहीं बताया? चलो अभी बता देते हैं, मैं भी कुछ चीजें ऐसे ही निकल जाती है ना। हाँ KF कंबाइंस विद HF, ये हमारा KHF2 बनाता है बच्चों, F2, ये K पॉजिटिव और ये HF2 नेगेटिव, और ये HF2 नेगेटिव जो होगा ये हमारा HF और ये F नेगेटिव, ये ऐसा होता है, सॉरी ये हमारा ऐसा होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ये तो बताया होगा, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आया? तो ये बन जाएगा, तो KHF2 कैसे एग्जिस्ट करेगा, K पॉजिटिव और HF2 नेगेटिव, दैट इज सी ऑप्शन, थर्ड। 104 क्या, लीस्ट सेंसिटिव लंदन फोर्स, क्योंकि लंदन फोर्स बहुत दूर दूर होता है ऑलरेडी, तो सेंसिटिव होगा ही नहीं। 104। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पे किस एक्सरसाइज का ये, एक मिनट देख लेते हैं। एक बात बताओ, कहीं पर जैसे मान लो CO2 सॉलिड लिखा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा SiO2 सॉलिड क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड, sp3। CO2 सॉलिड तो ऐसा ही नहीं होता ऐसा, तो CO2 सॉलिड में कौन सा इंटरेक्शन होगा, लंदन ही होगा। समझ में आया? ऐसों को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? हाँ क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज द लोएस्ट, ये तो कर सकते हो, नहीं इसने पूछा है ना, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा H2O का होता है, फिर H2T, फिर H2S, H2S होगा इसका आंसर। तुमने खेल कर दिया, तुम कॉपी नहीं पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हो, आधी रात में पढ़ रहे हो फिर कॉपी तुम, हाँ तो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, लीस्ट सेंसिटिव, एक मिनट को, आयन डाइपोल होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मेरे अकॉर्डिंग ये पता है किस तरीके से पूछ रहा है, लीस्ट सेंसिटिव फॉर डिस्टेंस का मतलब ये पूछ रहा है, जैसे आयन डाइपोल है वो तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस कम ज्यादा भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लंदन फोर्स है वो तो वैसे ही निपटा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस और अगर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इसमें R की पावर सबसे ज्यादा होती है ना, 6, इसी टाइप से पूछ रहा है वो। आयन डाइपोल में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, आयन डाइपोल में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। और बोलो एक्सरसाइज 2 में PYQs कर लिए, PYQs बन गए,
तो इस साल की ये तो नहीं बनी क्या? हाँ, बॉन्डिंग वैसे आसान चैप्टर है। बोलो। क्वेश्चन पढ़ो। ये तो अभी बताया ना मैंने। SiO2 इज अ सॉलिड बट बोथ आर, देखो इधर, कोवेलेंट कंटेनिंग पाई बॉन्ड, नहीं SiO2 में नहीं होता। मॉलिक्यूल हैविंग, नहीं, बट बोथ आर एसिडिक, बोथ आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। बोथ आर डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग होता है, तो SiO2 तो डिस्क्रीट भी नहीं होता, दोनों एसिडिक, ये परफेक्ट है, थर्ड होगा। एसिडिक ऑक्साइड नहीं होते ये? और बोलो। क्वेश्चन पढ़ो। मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, ठीक है, बात मत करो ना। मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, सोचो जरा। मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के लिए होता क्या है ना कि लेटाइस एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड को देखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लेटाइस एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, तो चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर मैग्नीशियम वाला होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी, और अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं जाना कभी भी। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन मोस्ट फेवरेबल लेटाइस एनर्जी से। और बोलो। हाँ, 55। पिक आउट द रॉन्ग, ये नहीं होगा अभी तुम पे। इसमें क्या है, वो सॉल्युबिलिटी दिया है, सॉल्युबिलिटी वाले मत करो, बाकी सब कर लो। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट तो हो जाएगा ना, अगर कोवेलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है तो हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होंगे, बहुत सिंपल है। कौन सा? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, हाँ, ये इसका ही तो है यार, आयनिक है ना। क्वेश्चन ये वाला हो गया आप पे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ CO, CO3 डाइनेगेटिव और CO2। 86 है पुराने में। हाँ, हो गया ना ये। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ना, और CO3 डाइनेगेटिव 1 से 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये होता है। हाँ, क्या है? हम्म हाँ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, एक्चुअल में क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फजांस रूल से कर लो। अगर तुम्हें ये, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, SnCl2 है और ये SnCl4 है, तो SnCl2 और SnCl4 में वो ये कह रहा है कि सूटेबल, तो आयनिक पोटेंशियल वाला। बस ये होता है। 61 क्या है क्वेश्चन? अच्छा, लीस्ट कोवेलेंट, तो ये तो कर लो ना तुम। अच्छा, जैसे ऐसे दिया होता है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, जैसे KO2 है, तो KO2 को आप पढ़ लेते हो ना ऐसे कि K पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। बात समझ में आया?
SiO2 तो कोवेलेंट सॉलिड होता है, और जैसे BaO2 दिया है तो BaO2 कैसा हो जाएगा, आयनिक अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ में आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। कौन सा है 7? अरे यार ये बताया तो है, CC की हो जाएगी ना, ये तुम कॉपी पढ़ो ना, CC की हो जाएगी। नहीं, इंट्रा से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, इंटर से वॉलेटिलिटी घटेगी। एक्सरसाइज 2 का करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी इज, तो वॉलेटिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, मतलब वेपर फेज में जाना, वेपर फेज में जाना तो इंटरेक्शन कम होना चाहिए, तो HF की वॉलेटिलिटी सबसे कम हो जाएगी और HCl की सबसे ज्यादा हो जाएगी। नहीं 92, हाँ जो भी तुम्हारे में 88 होगा। वॉलेटिलिटी मतलब वेपर फेज में जाना, तो वेपर फेज में कौन आसानी से जाएगा, जिसमें इंटरेक्शन सबसे कम होगा। नहीं गलत दिया है, ऑनलाइन चेक कर लो, गलत दिया है, HF सबसे कम होना चाहिए। O2 नेगेटिव को सुपर ऑक्साइड कहा जाता है और O2 2 नेगेटिव को परऑक्साइड। HF सबसे कम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जहां इंटरेक्शन ज्यादा वहां वॉलेटिलिटी कम, है ना? नहीं ये नहीं बता पाएंगे अभी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब मैंने बॉर्न नेवर साइकिल जो सिखाया था ना, 1 मोल बनना चाहिए। हाँ थर्मो में आएगा। NCl3, NF3 और NCl3 में NCl3। pH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ नहीं करेंगे, pH5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा कि pH5 जो होता है वो हमारा फोस्फोरस -5 होता है, और अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स फोस्फोरस का मैक्सिमम माइनस में -3 से नीचे नहीं जा सकता, और BiCl5 के लिए मुझे थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट बताना पड़ेगा तब बता पाऊंगा मैं। हाँ तुम कौन सा बोल रहे हो? 122। मेरे अकॉर्डिंग ना H2O और D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग D2O में ज्यादा होती है। D2O सिंक इन वाटर, सिंक का मतलब टूट जाना, वो डिसॉल्व हो जाना। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे अकॉर्डिंग D2O में होती है, एक बात तो ये फिक्स है, और इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। सही है, आंसर क्या दे रहा है इसका? हाँ सही है। और D2O सिंक, देखो सिंक होगा या नहीं होगा ये तो उन चीजों पे भी डिपेंड करता है ना, डेंसिटी वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, तो इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़ो। हाँ नहीं ये गलत है। अच्छा एक मिनट, SiO2 ठीक है आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, ये सही है। 2p pi 3p pi collateral overlapping in SiO2 is not effective as, सही है ये, सही है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता ना वो, सही है ये। 120 क्या पढ़ो स्टार्टिंग। हाँ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया ये। हाँ तो ठीक है, ऑर्थो में इंटरेक्शन कम होता है ना, इंट्रा हो गया ना वो।
हाँ तुम कौन सा बोल रहे हो? 125. F नेगेटिव आयन हैज हाईएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस अमंग, सही है ना ये तो? अब आयनिक रेडियस ऑफ F नेगेटिव इज स्मॉलेस्ट, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. 120, हाँ एक्सप्लेनेशन गलत है. हाँ आंसर क्या दे रहा है? रीजन इज इनकरेक्ट. आयनिक रेडियस ऑफ F नेगेटिव स्मॉलेस्ट एनायन ही तो होता है, सेकंड होना चाहिए. आयनिक ओ F नेगेटिव यही तो होता है. चलो ठीक है. हाँ क्या है, पढ़ो स्टार्टिंग. कहाँ, एक थोड़ा धीरे पढ़. कौन सा? थोड़ा पढ़ स्टार्टिंग. अरे ऐसे थोड़ी दिखेगा मेरे को. हाँ अच्छा ठीक है. देखो इसके अंदर आप इसको ऐसे समझो, जैसे NH3 है तो एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, सॉरी एक हाइड्रोजन देने वाला होता है और एक लोन पेयर के थ्रू अट्रैक्ट करने वाला. ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन. ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन. और ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन को पॉजिटिव कौन बनाएगा? ऑक्सीजन. तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू आना चाहिए और नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू आना चाहिए. द हाइड्रो, हाँ ये गलत हो गया असर्शन. हाँ हाँ 120 मेल्टिंग पॉइंट. हाँ मेल्टिंग पॉइंट अभी बताऊंगा मैं, तब करना. लोएस्ट थ्योरी शेप कहाँ बताता है? हाँ तो आंसर कुछ भी दिया हो, शेप नहीं बताता. 130. ये NH3 इज लेस पोलर देन NF3, गलत है ना ये? NH3 ज्यादा पोलर होता है ना, ये बताया तो है मैंने डाइपोल मूवमेंट से. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एलिमेंट. आंसर क्या दे रहा है? हाँ तो ठीक है, अपन को पता है ना, ये लास्ट में गड़बड़ दे दी होगी इनने. चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं.